हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का थर्ड लेसन का नाम क्या है? शब्द विचार। तो हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। हाँ, और ये एक बात सुनिए कि आपको जब टेस्ट दी जाती है तो टेस्ट आप सॉल्व करके भेजिए, क्योंकि ये इसके जो मार्क्स है वो लिख रहे हैं हम लोग और आपकी यूनिट टेस्ट में ये ऐड होंगे। यानी जो टेस्ट भेज रहे हैं उन बच्चों के लिए, और जो नहीं भेज रहे हैं उनको तो भेजना ही है। तो देखिए बच्चों, ये शब्द विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। हम अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक भेजने के लिए या उनकी मन की बात को समझने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? भाषा का करते हैं। तो इसका प्रयोग हम चाहे मौखिक रूप से भी कर सकते हैं या लिखित रूप से भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हर स्थिति में अपनी बात वाक्यों के सहारे एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा वाक्य बोलते हैं कि नहीं? तो वो जो अपनी बात है वो हम काय के द्वारा वाक्यों के सहारे एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि वाक्य काय से मिलकर बनता है? शब्दों से मिलकर बनता है। इसीलिए भाषा का मूल आधार क्या होगा? शब्द होगा। क्या होगा? भाषा का मूल आधार क्या है? शब्द है। तो देखिए बच्चों, ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। फिर से देखिए, ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जिसके पास जितने शब्द होंगे और जो उन शब्दों को जितनी प्रकार से या जिस भी प्रकार से प्रयोग करना सीख जाएगा, उसकी भाषा उतनी ही समृद्ध और प्रभावशाली होगी। देखिए बच्चों, अब हम जल्दी जल्दी हिंदी बोल पाते लेकिन दूसरी भाषा नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका शब्दकोश हमारे पास उतना नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि हम जब किसी भी भाषा को बोलते हैं तो उनके शब्दों का होना आवश्यक होता है। जैसे आप लोगों को अगर इंग्लिश में भी बात करनी रहती है या मराठी में, तो जिसको जितने शब्द मालूम रहेंगे उसके बारे में हम उतनी अच्छी बात कर पाएंगे या उतनी अच्छी भाषा बोल पाएंगे। ऐसा व्यक्ति चाहे बातचीत कर रहा हो, भाषण दे रहा हो अथवा पत्र या लेख आदि लिख रहा हो, शब्द संपदा उसके लगातार काम आएगी। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह ही शब्द है। क्या है? सार्थक। कहने का मतलब सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जैसे शब्दों का भी क्रम एक निश्चित होना चाहिए। अगर हम कोई वाक्य टेढ़ा मेढ़ा बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द है, परंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बन जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। तो देखिए बच्चों, शब्द के भेद, शब्द के निम्नलिखित शब्दों के भेदों को निम्नलिखित आधार है। तो देखिए बच्चों, क्या क्या है या कितने प्रकार के शब्द के भेद होते हैं? वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। थर्ड है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। फिर है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। फिर फिफ्थ नंबर है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए क्या है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो देखिए बच्चों, सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है या वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ये काय के आधार पर है? वाक्य में प्रयोग के आधार पर। जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि। ठीक उसी प्रकार निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वंखा, वाम, चू, ओटी, वानी आदि। तो देखिए
देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि। और दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता या जो अर्थहीन होते हैं उसने निरर्थक कहते हैं। तो ये आपको शब्द से ही याद रखना है कि जिसके आगे निरर्थक शब्द से ही समझना है कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, और सार्थक से समझना है कि इसका कोई निश्चित अर्थ होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन किस टाइप से बनाओगे? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वंखा, वाम, चू, ओटी, वानी आदि। कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं, जैसे पंखा, वंखा। हम कभी कभी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि नहीं, पंखा वंखा मत चलाओ, अर्थात पंखा मत चलाओ, अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो। तो जैसे पानी के साथ वानी, पर वानी एक शब्द नहीं है, यानी इसका कोई अगर से हम एक अलग से उसको शब्द बनाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। अब देखिए दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते। कितने भेद होते हैं? तीन भेद किए जाते, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो देखिए बच्चों, क नंबर पे है रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हो और जिन्हें खंडित करने का कोई अर्थ नहीं निकलता, या रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन्हें खंडित या अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वो अपने आप में ही एक पूरा शब्द होता है। अगर हम उसके दो भागों में उनको विभाजित करते हैं तो वो अर्थ उनका नहीं निकलता। तो देखिए कैसे है ये, कौन से कहलाते? घोड़ा, आदमी, हाथी, घर, हाथ, पैर, पानी आदि। तो देखिए बच्चों, यदि इन शब्दों के टुकड़े या इनका संधि विच्छेद किया जाए तो इनके अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घो प्लस डा, तो घोड़ा, घो का अलग से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और अड़ वाला शब्द है उसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। देखिए फिर उसी प्रकार आद लिखा है और प्लस मी, तो आद का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और मी का भी नहीं निकल रहा है, अथवा आ प्लस दमी का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके लिए इनको कहा गया है कि जब इनको अलग या इनके टुकड़े किए जाते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने शब्द जिनके खंडों में कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं, जिन्हें यौगिक कहलाते हैं। या यौगिक किसे कहेंगे? जिनको अलग अलग करने पर भी इनका अर्थ कुछ निकलता है, तो इन्हें क्या कहेंगे? हम यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द समझ में आ गए आपको? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द के टुकड़े करने पर उनके प्रत्येक खंड का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आलय, तो ये क्या हो गया? हिमालय। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात बर्फ का घर। यौगिक शब्द की रचना निम्नलिखित विधियों से भी हो सकती है। प्रत्यय जोड़कर, जैसे समाज प्लस ईक, तो सामाजिक। उपसर्ग जोड़कर निर हलन प्लस मल, तो निर्मल। संधि द्वारा रमा प्लस ईस, तो हो जाएगा रमेश। समास द्वारा देश प्लस भक्ति, तो देशभक्ति आदि। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गया आपका? यौगिक शब्द। प्रत्यय जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर, संधि जोड़कर और समास द्वारा। फिर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न विशिष्ट शब्द अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते